हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको सीबीएसई बोर्ड में 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आता है, बिहार बोर्ड में 6 मार्क्स का, और आपको जेईई मेंस में, नीट में, उससे हर बार आपको क्या होता है, इस चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है। समझे बात ना जी। इस बार भी जेईई मेंस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे पूछा हुआ, जिसका जिक्र किसी भी बुक्स में नहीं था किया हुआ, और उसका जो आंसर है ना, वो 99% बच्चा जो है ना उसका आंसर गलत टिक करके आए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत डिटेल्स में स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, है ना, हर तरीके से, मीन्स क्या, न्यूमेरिकली, कॉन्सेप्चुअली, हर तरीके से क्या करेंगे हम लोग जी, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। समझे बात ना जी। तो आप सभी लोग लेक्चर के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, समझे ना, और जितना भी पॉइंट्स लिखाएंगे सबको नोट करते जाइएगा। और इस सेशन में, इस आपको चैप्टर में हर तरीके के क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और सभी बच्चे ध्यान रखिए इस बात का, ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल होता है। जितना भी चैप्टर अभी तक पढ़े हैं ना, उन सब से ये अलग हट करके चैप्टर होता है। तो अलग हट के चैप्टर होता है, तो इसको समझने में जो है ना, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, अब कैसा दिक्कत होगा, अगर क्लास अब्सेंट करते हैं, अगर एक भी क्लास अब्सेंट किए, तो उसके बाद तो इस चैप्टर को भूल ही जाइएगा, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बार ये चैप्टर खराब हो जाता है, तो पूरे के पूरे 2 साल तक, 3 साल तक, जितना भी साल तक बच्चा तैयारी करते रहे, ये चैप्टर नहीं अच्छा हो पाता है। समझा ना जी। क्योंकि आपको बताएं, ये चैप्टर सबसे अलग हट करके चैप्टर होता है, समझे ना। और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो होगा ना, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि डीएनए ब्लॉक हो गया, समझे ना, डीएनए ब्लॉक हुआ, उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है जो कि इस चैप्टर के हेल्प से क्या होता है, आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। जैसे कि मान लीजिए डीएनए ब्लॉक में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से कौन सा आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होता है, कौन सा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये सब चीज़ों का डिस्कशन आपको इसी चैप्टर से मिलता है। मीन्स इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको क्या होता है, इसी सब चैप्टर से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड फिर से बता रहे हैं, 9 मार्क्स का पूछा जाता है इस चैप्टर से, समझे ना। इस बार पूछा गया है, आपको जेईई मेंस में एक क्वेश्चन रहेगा, नीट में एक क्वेश्चन गारंटी रहेगा, और नीट में हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ जाए। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होता है, समझे बात ना जी। इसलिए क्या है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। कोई भी दिक्कत वाली बात होगी तो आप लोग मेरे से पूछते रहिएगा। जो वीडियो वाले बच्चे वो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ लीजिएगा, और प्रीमाइड लाइव में आपको लाइव चैट चलता रहेगा, वहाँ भी जाकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको वीडियो सेशन ये एवरी डे 7 PM में आपको आएगा। ठीक है, इवनिंग में। चलिए, हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग को समझते हैं कि ये चैप्टर का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, समझिएगा सब लोग ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए, ये इलेक्ट्रो देख रहे हैं, ये एक वर्ड है इलेक्ट्रो, और ये इलेक्ट्रो वर्ड जो है ना, किससे लिया गया आपका जी, इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। और ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब समझते ही आपका जी, ये केमिस्ट्री जो है ना, किससे लिया गया है, केमिकल से लिया गया है, केमिकल से लिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल, इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ क्या होगा, रिलेशन होगा। समझे बात ना जी। आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड आपको केमिकल्स, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, और उसी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है कौन सा चैप्टर जी आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझे बात ना जी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो क्या करता है आपका जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है उसको एस्टेब्लिश करता है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, एकदम 100% बात समझ रहे हैं जी। तो आप बोल सकते हैं, इट डील्स विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड, या बोल सकते हैं क्या, इट डील्स विथ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी।
मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी में क्या इंट्रैक्शन होता है उसको ये क्या करता है चैप्टर आपको डील करता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? ये बातें समझ आई? ये नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको एस्टेब्लिश करता है कौन सा चैप्टर? ये चैप्टर। समझे बात ना जी? चलिए इसके डेफिनेशन को लिखिए और फिर हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, ये डेफिनेशन समझ में आ गया। ये क्या होता है? इट डील्स विथ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या इंट्रैक्शन होता है उसी चीज को ही डील करता है। अब कैसे कैसे डील करता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा आपको यहाँ पे इस चैप्टर में जो पढ़ना है ना वो क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किस में जी? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किस में जी? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इंट्रैक्शन यहाँ पे क्या है? दो तरीके का है ना। अगर हम टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहां पे दो तरीके का है। पहला जो इंट्रैक्शन है ना वो क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ किस में? जब का केमिकल एनर्जी में। समझे बात ना जी? और दूसरा जो आपको इंट्रैक्शन है, दूसरा जो इंट्रैक्शन है वो क्या है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई दिक्कत है किसी को भी? है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा आपका जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझे बात ना? चलिए अब ध्यान से सब लोग सुनिएगा, इस दोनों टर्म के लिए स्पेशल आपको टर्म दिया गया है, बता रहे हैं आपको। देखिएगा तो आपको जिस सिस्टम में, याद रखिएगा जिस सिस्टम में, अच्छा ये जो इंट्रैक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन हो गया, यही जो है ना यही किस में कन्वर्ट आपको हो जाता है जी? ये जो टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन हो गया दो तरीके का, यही एक्चुअली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेल। देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है ना ये एक्चुअली क्या कहलाता है आपका जी? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा दो टाइप का, मतलब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल से किस प्रकार से रिलेटेड है, दो तरीके से रिलेटेड है। एक क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में। दूसरा क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो यहां पर दो तरीके का सेल एराइज होता है, इन दोनों सेल को हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो होगा ना, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस सेल में आपको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा उसका नाम क्या होता है जी? तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिस सेल में, जिस डिवाइस में आपको, अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो कोई ना कोई तो डिवाइस होगा ना जी जिसमें आपका ये हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस को करवाएंगे जी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो कोई ना कोई डिवाइस होगा, उस डिवाइस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझे बात ना जी? और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उस डिवाइस, वो भी किसी न किसी डिवाइस के अंदर ही होगा जी। तो उसका नाम क्या होगा आपका जी? उसका नाम होगा क्या? वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। ये इस प्रकार से, और इसी दोनों सेल को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं जी? कंबाइंडली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई दिक्कत जी किसी को भी? इसी दोनों सेल को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दो पार्ट हो गया, एक कौन कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में। और दूसरा पार्ट हो गया वोल्टाइक सेल, या फिर बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? और यही दो तरीके का क्या है? इंट्रैक्शन है। यही आपको दो तरीके का क्या है आपका जी? ये इंट्रैक्शन है ना। टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन जो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी में, ये यही दो तरीके का इंट्रैक्शन होता है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? चलिए इसको फटाक से नोट करिए सब लोग। तो अब देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, ये दोनों तरीके का जो सेल बताएं, इन दोनों तरीके के सेल में आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस होगा। वो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से जी? तो एक जगह क्या होगा? आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी जगह क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है ना, आपको वो रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। दोनों के दोनों क्या होगा आपका जी? इंट्रैक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? टेक्स प्लेस होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, इन दीज two types of interaction, redox reaction
टेक्स प्लेस, रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो अब बच्चे लोग समझ लीजिए कि इस चैप्टर में आपको रेडॉक्स रिएक्शन जो पढ़े थे, जो रेडॉक्स के ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो चैप्टर था क्लास 11 में, उसका यूज होना है यहाँ पे। समझे बात ना जी? बहुत ज़्यादा यूज नहीं होना है, लेकिन यूज होना है, बेसिक चीज़ उसका क्या है, यूज होना है। समझे बात ना जी? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सब लोग देखिएगा कि इस दोनों के दोनों इंटरेक्शन में क्या होता है ना, आपको रेडॉक्स रिएक्शन होता है, टेक्स प्लेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग ना इस इंटरेक्शन को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टूल्स हम लोग जान लेते हैं। बेसिक टूल्स जैसे कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। समझे बात ना जी? इन बेसिक टूल्स को क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग लगाएगा जी, कंडक्टर। कंडक्टर, यहां पे कंडक्टर स्पेशली बात किया जा रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर स्पेशली इसका बात किया जा रहा है, कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, समझे ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद के द्वारा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है ना। अरे ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, कोई दिक्कत जी किसी को भी, ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या पास हो जाए, वो क्या कहलाएगा जी, कंडक्टर कहलाएगा। तो बोल सकते हैं आपका जी, द सब्सटेंस विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट है ना, खुद के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए जो अलाउ करता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं ना। द सब्सटेंस विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। अब देखिए यहाँ पे इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, वो दो तरीके से फ्लो हो सकता है। समझे बात ना जी? एक होता है क्या तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण, मतलब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। और एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, वहां पे आयंस फ्लो होगा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ना होकर के क्या होगा, आयंस का फ्लो होगा। समझे बात ना जी? तो दो तरीके का कंडक्टर हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसको हम लोग एक कैटेगरी में डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर। जैसे कोई भी मेटल हो गया, या मान लीजिए ग्रेफाइट भी हो गया, मेटल तो है नहीं, लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है, तो वो हुआ मेटालिक कंडक्टर। और दूसरा जो होता है ना, ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो, आयंस का फ्लो हो, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मान लीजिए एसिडिक सॉल्यूशन हुआ, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना, देखिए कि नहीं जी? तो उसमें क्या होता है, H+ आयन फ्लो करता है, OH- आयन फ्लो करता होगा, Cl- आयन फ्लो करता होगा जी, मतलब वहाँ पे आयंस फ्लो करता है। कोई दिक्कत है किसी को जी? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, वहाँ पे क्या होता है आयंस फ्लो करता है। समझे ना? तो वही टाइप आपको क्या है, टाइप्स जो डिसाइड किया गया है वही दो बेसिस पे। पहला जो है ना वो क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा जो होगा ना वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। कोई दिक्कत जी किसी को? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखिए मेटालिक कंडक्टर में जो होगा ना, कॉज जो होगा, कॉज किसका, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का कॉज, तो वो क्या है आपका जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत जी किसी को भी? और इसमें जो कॉज होगा, आपको वो क्या होगा आपका जी, तो फ्लो ऑफ आयंस में क्या होगा, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। इस प्रकार से मेटालिक कंडक्टर और क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दो तरीके का हो गया। ठीक है, चलिए कॉज लिखिए फटाफट, अब एग्जांपल प्रस्तुत करेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस होता है। हम लोग चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं क्या कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर में क्या डिफरेंसेस होता है। समझे बात ना जी? ये डिफरेंसेस हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं इसको। देखिएगा, एक तरफ हम लोग लगा देते हैं क्या जी, मेटालिक कंडक्टर, दूसरे पार्ट में लगा देते हैं क्या जी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखिएगा, ये मेटालिक कंडक्टर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या जी सबसे पहला पॉइंट ये होगा मेटालिक कंडक्टर का
कि आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। समझे बात ना जी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है वो टेक्स प्लेस होता है इसमें। और इसमें क्या होगा आपका? फ्लो ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ठीक है। फ्लो ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। उसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट देखिएगा, है ना, ये बातें समझ आएंगे आपका जी। चलिए इसमें एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं जी। एग्जांपल्स देखिएगा, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर लिख तो रहे हैं लेकिन एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्या कॉपर हो सकता है, Ag हो सकता है, Au हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। देखिए ग्रेफाइट है नॉन मेटल, लेकिन मेटालिक कंडक्टर में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण होता है, समझे ना, ETC। चलिए इसमें एग्जांपल में देखिएगा सब लोग ध्यान से जी। इसमें एग्जांपल में क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपका क्या जी? फ्यूज्ड स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फ्यूज्ड मींस क्या? पिघला हुआ स्टेट, है ना। कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसका पिघला हुआ, जैसे NaCl का पिघला हुआ स्टेट रहेगा, मोल्टेन स्टेट रहेगा, समझे बात ना जी। तो उसमें भी तो आयंस प्रेजेंट रहेगा, Na+Cl-, तो वो भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपको खुद के द्वारा करने देगा आयंस के मूवमेंट के कारण। कोई दिक्कत है किसी को जी? तो ये एग्जांपल्स हो गए। और देखिएगा सब लोग ध्यान से देखिएगा क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे जी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़े होंगे। ओम्स लॉ क्या होता है कि आपको ओम्स लॉ में क्या होता है ना, आप देखिए होंगे एक चीज़ जी कि जितना भी आपका क्या होता है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है पास जो करता है आपका जी कंडक्टर के थ्रू, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के। अरे जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस के उसके, तो ओम्स लॉ वैलिड होता है इसके लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए। इसके लिए भी ओम्स लॉ क्या होगा? वैलिड होगा, समझे बात ना जी। यहाँ भी वही बात कि जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेंगे इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में, उतना आपको क्या होगा? अच्छे से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, मींस उतना ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। यहाँ भी ओम्स लॉ वैलिड, ओम्स लॉ वैलिड, और यहाँ भी क्या होगा? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वैलिड, ठीक। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ओम्स लॉ वैलिड हो गया। उसका देखिएगा आपको इसमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने के बाद मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने के बाद जनरली क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है। याद है? टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज करता है जी? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है और उसका कर्नेल्स होता है जो आपको पॉजिटिव आयंस हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, खुद इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करना चालू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में क्या करेगा? अपोजिशन ज़्यादा पैदा करने लगता है। इसलिए क्या होता है? वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने पे, है ना। तो बोल सकते हैं क्या जी? रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन इसमें अलग बात है, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है, समझे बात है जी? नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है, समझे ना। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा मीन्स डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। अरे जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई है, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, एसिटिक एसिड है, मान लीजिए एसिटिक एसिड वाटर में मिला हुआ है मान लेते हैं। अब वहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले एसिटिक एसिड मान लीजिए 5% टूटा था, और टेम्परेचर बढ़ाने से उसका डिसोसिएशन और फास्ट हो जाएगा, तो 5% से हो सकता है 8% आपका टूटने लगेगा जी। 3% बढ़ गया टूटना, तो 3% बढ़ गया टूटना जी। इससे क्या होगा आपका जी? नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? सॉल्यूशन में ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है ना, डिसोसिएशन फास्ट हो जाएगा, मतलब आयंस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, आयंस का संख्या बढ़ने लगेगा सॉल्यूशन में, और आयंस का संख्या बढ़ेगा तो आपको तो पता है कि आयंस का ही तो मूवमेंट होता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी का रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई दिक्कत जी किसी को भी? इसलिए आयंस की संख्या बढ़ने से क्या होगा ना, आपको उसमें क्या होगा? कंडक्शन क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। कंडक्शन अच्छा होने का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस कम हो जाना। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या आपका जी कि रेसिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग
टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत है किसी को जी? एकदम 100% सबको समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से जी। एक होता है फैराडेज लॉ। देखिए फैराडेज लॉ फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। क्लास 10 में पढ़े हैं कुछ बच्चे, कितने बच्चे पढ़े हैं हाथ उठाइए? क्लास 10 में फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई पढ़े जी? पढ़ा है ना आप लोग को, समझे ना? फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई आप लोग को पढ़ाए होंगे, समझे ना? और लेंस लॉ भी बताएंगे क्लास 10 में ही, समझे ना? लेकिन क्या होता है, लेंस लॉ नहीं होता है। अरे याद होगा एक लूप रहता था, समझे ना? कोई मैग्नेट आता था, तो मैग्नेट आता था, याद है ना? कि केकड़ा वाला एग्जांपल नहीं होता, केकड़ा वाला और बिच्छू वाला, कि केकड़ा का जो बच्चा जन्म लेता है तो अपनी माँ को ही खा जाता है, अपने माँ को खा करके, मतलब समझ रहे हैं ना जी? वो क्या हुआ कि जो प्रोड्यूस करता है उसी को अपोज करना। बिच्छू वाला भी एग्जाम्पल बताए थे जी, कि बिच्छू क्या होता है कि बिच्छू जब भी जन्म लेता है अपने माँ की पीठ पे बैठा रहता है और वो तब तक अपनी माँ को खाते रहता है जब तक उसकी माँ मर नहीं जाती है। समझे बात ना जी? है ना? ये सही बात है, समझे ना? केकड़ा बिच्छू के साथ सही बात है। कोई भी केकड़ा या कोई भी अगर मान लीजिए बिच्छू अपने बच्चा को जन्म देगा ना तो वो अपनी माँ को ही खाता है। जैसे हम लोग ह्यूमन्स में क्या होता है कि बच्चा माँ का दूध पीता है ना, तो उसी तरीके से बच्चा जो होता है ना अपना पोषण जो करता है ना अपनी माँ को खा के पोषण करता है। समझे बात ना जी? तो ये चीज़ होता है कि लेंस लॉ में बताए थे, समझे बात ना जी? तो वो फैराडे लॉ क्या हुआ, फिजिक्स का हो गया। और यहाँ पे फैराडे लॉ होता है ना, वो क्या होता है, केमिस्ट्री का होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको वैलिड होगा, इसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं फैराडेज लॉ इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। और इसके लिए क्या होगा, फैराडेज लॉ इज वैलिड। तो ये आपको यहाँ पे वैलिड होता है। अब ये फैराडेज लॉ क्या होता है ना, इसको हम बताएंगे आगे, समझे बात ना जी? अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे इसके बारे में, समझे बात ना जी? चलिए फटाफट इन सारे डिफरेंसेस को आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे लोग, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जी ये इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का हो सकता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना जी? और दूसरी बात है कि आपको कोई भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करता है, किसके हेल्प से करता है, समझे बात ना जी? है ना? तो इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा जी, इलेक्ट्रोलाइट तो समझ गए ना जी? अब हम लोग चलते हैं क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है समझिएगा। अरे ऐसा सॉल्यूशन जो खुद के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होने दे, समझे बात ना जी? है ना? तो बोल सकते हैं क्या जी, द सॉल्यूशन थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पासेस, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, एग्जाम्पल में प्योर वाटर। देखिए बच्चे लोग, प्योर वाटर की बात करेंगे। अरे ऐसा वाटर ना जो बिल्कुल उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O का ही मॉलिक्यूल हो, उसमें कोई आयंस नहीं हो, समझे बात ना जी? प्योर वाटर कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो आप जो नॉर्मल वाटर होता है जो नल से निकालते हैं, आप उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वेपर जो बन के आता है ना, उसको कंडेंस करेंगे, समझे बात ना जी? है ना? इवेपोरेट करके उसको कंडेंस करेंगे, जो बनेगा क्या, प्योर वाटर बनेगा। तो प्योर वाटर जो हो गया वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, समझे बात ना जी? उसी तरीके से देखिएगा शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, अल्कोहल, एटीसी, ये सब का सब क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। क्यों इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा जी? कोई फ्री आयंस रहता ही नहीं है, समझे बात है जी? अरे कोई आयंस अवेलेबल ही नहीं रहता है जो मूव करके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे क्या होगा जी, इन सब में क्या होगा, absence of फ्री आयंस, और इसलिए तो आपका क्या है जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो बात समझ आ गया ना? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन करे, समझे ना? और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाएगा, ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करे। कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए इस डेफिनेशन को लिखिएगा, और अब हम लोग चलेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स पे। उसका नाम होगा क्या, इलेक्ट्रोड्स। चलिए इस डेफिनेशन को लिख चुके होंगे, लिखिए फटाफट। हम लोग चलते हैं जी इलेक्ट्रोड्स।
ये इलेक्ट्रोड्स क्या होता है देखिएगा सब लोग ध्यान से। इलेक्ट्रोड्स देखिएगा, जैसे आपके पास क्या है ना, ये है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अरे जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये एक रॉड हो सकता है या फिर प्लेट हो सकता है, मेटालिक रॉड या फिर प्लेट। अब यहाँ पे मेटालिक रॉड कहने का सेंस क्या होगा, ऐसा रॉड या प्लेट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता होगा, किसके कारण से, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण से। ठीक है, चलिए ये क्या हुआ आपका जी, मेटालिक रॉड और प्लेट। देखिए यहां पे मेटालिक वर्ड जो लगाया गया है ना, मेटालिक वर्ड लगाया गया है किससे, कंडक्टर के बेसिस पे, है ना, कि कंडक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है किसके कारण से होता है आपका जी, अगर मेटालिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण। तो वो मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, मेटल्स तो आएगा ही, डेफिनेटली मेटल्स आएगा, उसके साथ साथ कुछ एलॉय हो सकता है, समझे बात ना जी, और कुछ आपको क्या हो सकता है, कार्बन रॉड भी हो सकता है। तो कार्बन रॉड, कार्बन एक्चुअली मेटल तो नहीं चाहिए, लेकिन मेटालिक कंडक्टर के रूप में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तो उसके बस एक प्रॉपर्टी के कारण कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है, किसके कारण से फ्लो करता है आपका जी, किसके कारण फ्लो करता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत है, यहाँ पे मेटालिक वर्ड जो है ना, बस उसी के कारण लिया गया है कि इस रॉड में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो किस कारण से फ्लो होगा आपका जी वो आपको इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण से होगा, समझे बात ना जी। तो यही मेटालिक रॉड जो है ना, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड्स कहलाएगा। यही रॉड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड्स कहलाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे जी, तो ये एक ऐसा मेटालिक रॉड हो गया जिसके थ्रू करंट इंटर करेगा और लीव भी करेगा। करंट इंटर करेगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और आपको करंट यहाँ से निकल के भी बाहर जाएगा आपका जी, किससे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। मतलब करंट इंटर कर सकता है जिसके थ्रू, और करंट लीव कर सकता है जिसके थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो बोल सकते हैं इसको जी क्या, इट इज द मेटालिक रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी enters or leaves out from the electrolytic सॉल्यूशन। कोई दिक्कत जी किसी को भी, ये एक मेटालिक रॉड हो सकता है या प्लेट हो सकता है जिससे करंट इंटर करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और करंट आपको क्या कर सकता है, लीव भी कर सकता है, समझे ना। चलिए, ये मेटालिक रॉड में भी कार्बन से बना हो सकता है, इट मे बी मेटल्स और कार्बन रॉड। ये आपको मेटल्स हो सकता है और कार्बन रॉड भी हो सकता है, समझे बात ना जी, नोट करें इसको। अब बच्चे लोग देखिएगा जी, यहाँ पे दो तरीके का आपका क्या इलेक्ट्रोड है कि ये एक ये, इन दोनों का नाम अलग अलग होता है, एक का नाम होगा एनोड, दूसरे का नाम होगा कैथोड। तो एनोड और कैथोड क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिएगा सब लोग ध्यान से, टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दो टाइप होगा इसका, पहला होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। देखिए एनोड जो होता है ना, इसके थ्रू, देखिए एनोड, ये एनोड ना नाम कुछ दिया, नाम से दिया गया है, समझे बात ना जी, नाम से। अब जैसे कि देखिएगा, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब सब लोग देखिएगा, हम नाम का मीनिंग समझा देते हैं कि एनोड का क्या मतलब है, कैथोड का क्या मतलब है। देखिए ये है दो इलेक्ट्रोड, समझे ना, इसको जोड़ा गया है आपका जी एक सेल से, है ना, एक सेल से। ये हो गया क्या, पॉजिटिव, ये क्या हुआ, नेगेटिव। अब देखिएगा बच्चे लोग, इस सॉल्यूशन में दोनों तरीके का आयंस प्रेजेंट रहेगा,
ए प्लस बी माइनस, समझे ना, दोनों तरीके का, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस। जैसे ही इसको सेल से कनेक्ट कर दिए इस इलेक्ट्रोड को, ये पूरा का पूरा रॉड हो गया क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये पूरा रॉड हो गया क्या नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़े हैं, उसमें जानते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे वही चीजें होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है निकल के किधर जाएगा आपका जी, अट्रैक्ट होकर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है निकल के किधर जाएगा आपका, अट्रैक्ट हो गया जी नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। तो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जा रहा है उसको बोल देंगे एनोड, समझे बात ना जी। और पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, केटायन। तो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जा रहा है उसको क्या बोल देंगे, कैथोड। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना जी, ये एनोड हो गया जिसकी तरफ एनायन मूव करके जा रहा है, समझे ना। और ये क्या हुआ, कैथोड हो गया जिसकी तरफ केटायन मूव करके जा रहा है। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब देखिए सेल से जोड़े हुए थे जी, आपका सेल से जोड़े हुए थे, इसको जोड़े हुए थे, पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और निगेटिव यहाँ जुड़ा हुआ है। सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन किसी भी सेल के बाहर, किसी भी सेल के बाहर इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होता है ना, पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा, पॉजिटिव एंड से निकलेगा, मतलब इसमें करंट इंटर करेगा। अरे करेगा भाई साहब, ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड में ऐसे करंट आएगा और आते आते आपको इस सॉल्यूशन में चला जाएगा। कोई दिक्कत है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इस रॉड के जरिए जा रहा है। मतलब ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके कारण, जिसके जरिए आपको इलेक्ट्रिसिटी इंटर कर रहा है सॉल्यूशन में। कोई दिक्कत है तो इसको क्या बोलेंगे, एनोड बोल देंगे। और जिसके कारण आपको यहां से देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, नेगेटिव में इंटर करता है ना। तो आपको इसी के जरिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंटर करेगा जी, है ना। तो कैथोड से क्या होगा आपका जी, इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड में इंटर करेगा और कैथोड से लीव कर देगा आपका जी, कैथोड से आपको करंट लीव कर जाएगा जी, है ना। और इस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा जी। तो सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा कैथोड से, इसको क्या बोल दिए, कैथोड बोल दिए। तो ये एक ऐसा रॉड हो गया जिसके जरिए करंट इंटर करता है सॉल्यूशन में, और ये एक ऐसा रॉड हो गया जिसके जरिए आपको करंट लीव करता है सॉल्यूशन से। कोई दिक्कत जी किसी को भी। यहाँ पे समझ सकते हैं, एनोड की बात करेंगे तो एनोड का मतलब क्या होगा आपका जी, द इलेक्ट्रोड through which current enters into the electrolytic solution। समझे बात है जी। एनोड कैसे नाम पर है आपका जी, एनायंस attracted towards it, so it is called एनोड। एनायंस क्या होता है, अट्रैक्ट होता है इस इलेक्ट्रोड के टुवार्ड्स में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अरे एकदम 100% क्लियर हो रहा है जी। चलिए और हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा क्या जी, कैथोड का। तो कैथोड का मतलब क्या होगा आपका जी, द इलेक्ट्रोड through which electricity leaves out the electrolytic solution। कॉल्ड कैथोड। समझे बात ना जी। और इसमें क्या होगा, केटाइंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, सो इट इज कॉल्ड कैथोड। कोई दिक्कत है किसी को जी, एकदम 100% क्लियर है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। तो ये हम लोग कुछ बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ लिए जी। क्या क्या पढ़े हम लोग जी, कंडक्टर के बारे में पढ़े जिसमें आपका मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था। हम लोग फिर ऐसे सॉल्यूशन के बारे में पढ़े जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करता है, उसको लोग क्या बोलते हैं जी,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर मेटालिक कंडक्टर, अगर मान लीजिए किसी मेटल की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। नहीं जी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, तो उसके लिए भी बता दिए कि वो इलेक्ट्रोड के जरिए करता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है उसके बारे में बता दिए, दो तरीके का होता है ना, आपको कैथोड हो गया और एनोड हो गया, ये दोनों तरीके का हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग मेन मुद्दा पे चलते हैं। अब हम लोग चल लेंगे क्या, तो दो तरीके का आपको इंट्रैक्शन बताए थे, टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन। पहला क्या था, इलेक्ट्रिसिटी से किस में कन्वर्ट होना, जिसका केमिकल एनर्जी में। कोई दिक्कत है किसी को जी? इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब स्पेशली हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगा आपका जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए तो लगाइएगा हेडिंग फटाफट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, इसमें आपको जिस प्रोसेस के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, उस प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। समझे बात है? उसको क्या नाम, उसका क्या नाम होगा आपका जी, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में डिफाइन करते हैं। देखिए, द सेल in which electrical energy converted into chemical energy called electrolytic cell, है ना। ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, एक छोटू सा पॉइंट है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे फिर से इसका संधि विच्छेद करते हैं। सब लोग देखिएगा, हिंदी पढ़े संधि विच्छेद में जी, क्या होता है संधि विच्छेद, संधि का विच्छेद करिए, क्या होता है, समझो दी नहीं जी। चलिए यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होगा आपका जी, इलेक्ट्रिसिटी, सब लोग देखिएगा। और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए कुछ सिमिलर टाइप का वर्ड होता है, समझ आते हैं, सिमिलर टाइप का वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग समझा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी के कारण ब्रेकडाउन होगा। पायरोलाइसिस, पायरो का मतलब होता है हीट, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो हीट के कारण जो ब्रेकडाउन होगा उसको बोलते हैं पायरोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, ये क्या होगा, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब क्या होगा, ब्रेकडाउन। अब पैरालाइसिस मत बोल दीजिएगा, ठीक है। अब पैरालाइसिस का क्या मीनिंग हुआ वो बायोलॉजी वाले टीचर बताएंगे। लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, अब पैरा का मतलब क्या होगा बताने, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, ये एक्स्ट्रा आपको बता दिया, पायरोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब समझिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर लेना होगा पिक्चर तो ले लीजिए, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा बॉक्स में बंद करके। पायरोलाइसिस का मतलब क्या होता है आपका जी, पायरोलाइसिस का मतलब होता है आपको हीट के कारण ब्रेकडाउन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के कारण ब्रेकडाउन। कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, इस पार्ट को, क्योंकि अभी इस चीज़ का हमें डिस्कशन नहीं करना है, ठीक। नोट कर लिए इसको क्या, चलिए हटाएं इसको। चलिए अब सब लोग देखिएगा, सब लोग ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा आपका जी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से पास करेगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा ना, आपको जो कंपाउंड्स रहेगा वो आयंस के रूप में टूट जाएगा, है ना।
इलेक्ट्रिसिटी जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास करेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट का जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा वो आयंस के रूप में क्या होगा, टूट जाएगा। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। समझे बात ना जी? तो बोल सकते हैं कि जी द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू आयंस। अब यहां पे ना इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब यहां पे लिख देते केमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस बाय द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कुछ एग्जांपल्स आपको प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले तो इसको लिखिए भैया, कहाँ जी? अब आप लोग एग्जांपल देखिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl सॉल्यूशन। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये आपके पास क्या है, कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर में 2 इलेक्ट्रोड आप डिप्ट कर दिए, मेटालिक इलेक्ट्रोड हो सकता है, चलिए, और यहां पे सेल लगा दिए, ठीक। और इसके अंदर में क्या है आपका जी, HCl का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब HCl वाटर में डिजॉल्व है। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोड जो है ना, ये क्या है, PT इलेक्ट्रोड है। दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड जो बना हुआ है ना, वो PT से बना हुआ है, प्लेटिनम से। कोई दिक्कत है किसी को मुझे? ये इलेक्ट्रोड पे कौन सा मेटल है ये मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है ना, या डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू होता है, वो आपको मेटल के मतलब इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है। ये आगे बताएंगे आपको, समझे बात ना जी? अब प्लेटिनम का बना हुआ है तो कोई और जाके डिपोजिट होगा, हो सकता है आपका मरकरी का बना रहेगा तो कोई और जाके डिपोजिट होगा, डिपेंड करता है। समझे बात ना जी कि किस तरीके का क्या है मेटल है। तो चलिए यहाँ पे क्या PT इलेक्ट्रोड हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा आपका जी, ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या होगा, HCl जो होगा ना वो टूटेगा। किस रूप में टूटेगा जी आपका, H+ के रूप में और Cl- के रूप में, ठीक है। उसी तरीके से वाटर जो होगा, वाटर भी टूटेगा। किस रूप में टूटेगा, H+ के रूप में और OH- के रूप में। कोई दिक्कत है किसी को जी? अब सब लोग देखिएगा, ये आपको क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स था जो न्यूट्रल में था पहले से वो टूट करके आयंस में कन्वर्ट होगा। जैसे कि HCl रहा होगा, मान लीजिए न्यूट्रल में, वैसे तो नहीं रहेगा न्यूट्रल में, लेकिन जो पहले से टूटा हुआ नहीं रहेगा वो क्या हुआ, टूट जाएगा, आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स आपका नहीं रहेगा टूटा हुआ, वो भी टूट जाएगा जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? इस तरीके से टूट गया। अब इस सॉल्यूशन में 2 तरीके का केटायन हो गया और 2 तरीके का क्या हुआ, एनायन हो गया। सॉरी, एक ही तरीके का केटायन है और 2 तरीके का क्या है, एनायन है। एक तरीके केटायन कहने का सेंस क्या है, दोनों का दोनों क्या है, H+ है, और एनायन आपका Cl- है, OH- हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी किसी को भी? अब यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज और आपको कैथोड के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। कोई बच्चे भी नोट नहीं करेंगे, अभी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको सीखिए, समझे ना। चलिए, तो अब यहां से देखिएगा, हम लोग बात करेंगे एट एनोड। देखिए एनोड और एट कैथोड, समझे ना। देखिए एनोड ए से स्टार्ट होता है और ए क्या है आपका जी, वॉवेल होता है, समझे ना। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 टर्म है। ऑक्सीडेशन O से स्टार्ट होता है, O वॉवेल होता है। रिडक्शन R से स्टार्ट होता है, क्या होता है, R कॉन्सोनेंट होता है। और इंग्लिश वाली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे C स्टार्ट हो रहा है, C क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ कॉन्सोनेंट को हम लोग रख देंगे। रिडक्शन R से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट, समझे ना। और यहाँ पे देख सकते हैं A क्या है, वॉवेल है। तो ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडेशन में A आपका O क्या है, आपका वॉवेल है। तो वॉवेल को वॉवेल के साथ, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के साथ। कोई दिक्कत है किसी को जी? तो इस
एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड है तो इसके पास कौन मूव करके आएगा, एनाइन मूव करके आएगा। एनाइन यहाँ पे आकर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो देखिए एनाइन दो तरीके का, Cl- एक है और एक OH- है। तो Cl- यहाँ पे आएगा। अब Cl- ही क्यों आता है इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि होता है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी उस टॉपिक में, समझे ना। तो Cl- आएगा, Cl2 के रूप में, गैस के रूप में आपका क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा एनोड पे और 2 इलेक्ट्रॉन बदले में छोड़ के जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? Cl- आया है ना एनोड पे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया और Cl2 के रूप में, गैस के रूप में बन के उड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, एनोड था। देखिए बच्चे लोग ध्यान से, यहाँ से Cl- निकल करके आएगा, इस पे आएगा, Cl2 में कन्वर्ट होगा, गैस के रूप में उड़ जाएगा ये हवा में, ठीक। अब इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, लीव कर देगा। ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड था, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, झट से क्या होगा, निकल करके और ऐसे करके मूव करके इसमें चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, उसके ठीक अपोजिट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का, वो इलेक्ट्रिक करंट को लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, नीचे की ओर होगा। इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अरे कोई भी वायर होता है ना जी, कोई भी वायर, ध्यान से बच्चे लोग सुनना, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट जो है ना, वो ऐसा माना जाता है। कोई दिक्कत है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का जो आपको फ्लो होता है वो माना जाता है किसके कारण से जी, तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण से। अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पक्का पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा होगा। समझे बात में जी? आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में फिजिक्स के सर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है तो एट द सेम टाइम होल्स, पॉजिटिव होल्स मूव करके इस तरफ से इस तरफ आता है। समझे बात में जी? तो होल्स के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इधर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंशनल करंट, और ये जो मूवमेंट कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये सब आप लोग को क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ना होगा, सेकेंड चैप्टर में। समझे बात में जी? तो यहाँ पे यही चीजें हुआ कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन झट से मूव करके यहाँ पे जाएगा। अब सेल क्या करेगा, अपनी ईएमएफ के कारण, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण उस इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा किसके तरफ, नेगेटिव पोल के तरफ। वहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा, यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन निकल करके। कौन सा इलेक्ट्रॉन जी, जो यहाँ पे लीव किया था, तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन निकल करके। पक्का क्या होगा, किसी न किसी के इंतजार में होगा इलेक्ट्रॉन जी कि वो आएंगे और उसे हम इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकला है आपका जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ है आपका जी, यहाँ पे है ना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ पे देखिएगा वही जो दोनों इलेक्ट्रॉन था मूव करके यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, H+ निकल के जाएगा, 2H+ निकल के जाएगा यहाँ पर, है ना, और उसी दोनों इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। किस इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन को आपको एनोड पे Cl- इवॉल्व किया था, निकाला था खुद से, है ना, ठीक है ना जी। तो वही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कैप्चर करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, H2 में कन्वर्ट होगा। तो H2 गैस के रूप में यहाँ पे बन करके उड़ जाएगा। यहाँ पे कौन रिलीज होगा, H2 गैस के रूप में रिलीज होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन, समझे बात ना जी। और यहाँ पे क्या हुआ आपका जी, डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है किसी को जी? एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है ना? अरे बोलिए बच्चे लोग, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है ना जी कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, समझे ना। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम लोग बोलते हैं क्या जी, इलेक्ट्रोनेशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं जी। और डी इलेक्ट्रोनेशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो गया, एनोड पे हो गया, और रिडक्शन कहाँ पे हो गया, कैथोड पे हो गया। एकदम समझ में 100%। चलिए फटाफट इसको नोट करिए।